बच्चों वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का वन शॉट वीडियो देखेंगे बच्चों, और वो भी सभी टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ। कहते हैं बच्चों कि तू अपनी जमी तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमी तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। बच्चों मांगने से खुशी कब मिलती है? अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का। क्लास 10th बच्चों, और हम लोग वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सभी टॉपिक इसमें आपको इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। और बच्चों इसमें हम आपको केवल समझाएंगे, ठीक है, लिखाएंगे नहीं। अगर आपको इसका कंटेंट भी चाहिए, इसका नोटबुक चाहिए, तो बच्चों आप वीडियो को वन बाय वन देखो। हमने वन शॉट वीडियो को छोड़ के आप देख लेना, वो भी अपलोड कर चुके हैं, और वहाँ आपको प्रत्येक का हमने समझाते हुए इसका आंसर भी लिखा दिया है। ठीक है, इससे आपको नोटबुक तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। अब देख लो, हमारा ऊपर मान लेते हैं हवा है, और नीचे के जो माध्यम है बच्चों, इस माध्यम को हम मान लिए कि ये हमारा, इसमें पानी या कांच कुछ भी मान लो, चलो मान लिए कि हमारा कांच है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, हवा में जब तक है वो सीधी रेखा में चलेगा। जैसे ही वो हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो बच्चों इस किरण को सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन सीधी रेखा में ना जाकर बच्चों यहाँ एक घटना देखने को मिलता है। ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। अब कांच में जब तक चलेगा प्रकाश की किरण, तब तक ये सीधी रेखा में चलेगा। हम लोग प्रकाश के परिवर्तन पढ़ते समय पढ़े कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो वहां पढ़े बच्चों कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो बच्चों इस बात में संशोधन करना चाहेंगे, इस बात को, इस स्टेटमेंट को। नहीं, प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। जैसे प्रकाश जब तक हवा में सीधी माध्यम में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। जब प्रकाश कांच में है तब भी वो सरल या सीधी रेखा में चलेगा। परंतु जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो जो सतह हवा और कांच को अलग कर रही है, वहां पर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जैसे इस प्रकाश की किरण को जाना था यूं सीधे, लेकिन आप देख सकते हो कि सीधे ना जाके वो इस तरह से गया है, अपने मार्ग से मुड़ गया। तो ये जो मुड़न है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो अब प्रश्न उठता है बच्चों कि क्यों प्रकाश के अपवर्तन को घटना देखने को मिलता है? ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे इस स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं कि हवा में प्रकाश की चाल बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में जो प्रकाश की चाल है वो है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों हमारा कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हो बच्चों कि भिन्न भिन्न से मतलब है अलग अलग। हवा अलग है, पानी अलग है, कांच अलग है, 3 माध्यम है। तो भिन्न माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है बच्चों
वो भिन्न भिन्न होता है। और इसी घटना के कारण ये जो भिन्न भिन्न हो रहा है ना, जैसे हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख, पानी में 225 एंड कांच में 2 लाख, इसी कारण जब प्रकाश की किरण कांच से पानी में प्रवेश करेगा, कांच से हवा में प्रवेश करेगा, हवा से पानी में, कहीं भी क्यों न प्रवेश करे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वहां थोड़ा अपने मार्ग से डिविएट होगा, प्रकाश की किरण मुड़ेगा, जो घटना प्रकाश का वर्तन होता है। ठीक है, चलो अब बच्चों यहां हम 2 प्रकार के माध्यम का जिक्र करेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा विरल माध्यम, और हमारा सेकंड वन होगा बच्चा सघन माध्यम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम पूरा कंसेप्ट पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो विरल माध्यम क्या होता है बच्चों? जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों अपेक्षाकृत कम हुआ दूसरे माध्यम की अपेक्षा, उसे सघन माध्यम। स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझा जा सकता है आसानी से। चलो देखो, हवा अभी बताया कि इसमें प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पानी 225, और उसके बाद बच्चों अगर हम कांच की बात कर ले तो हमारा कांच 2 लाख। अब हम पहले हवा और पानी में हम जानना चाहते हैं कि कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम। स्टेटमेंट याद करो, बैक करके क्या बोले, चलो बोल देते हैं, बैक मत करो। विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो अपेक्षाकृत, सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत से मेरा मीनिंग है कि किस माध्यम से आप कंपेयर कर रहे हो। अब हवा और पानी में देख लो, हवा में किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा, हवा और पानी में, तो हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख, पानी में प्रकाश की चाल 225। इसका मतलब हवा में बच्चों पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो पानी की अपेक्षा हवा विरल और इसकी अपेक्षा ये सघन। खुश। उसी तरह से यदि हम पानी और कांच की बात करें तो देखो, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल और कांच की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा। तो बच्चों इन दोनों में ए हो गया विरल माध्यम और बच्चों ए हो गया सघन माध्यम। अब समझ गए अपेक्षाकृत क्यों बोल रहे थे? क्योंकि पानी अगर देखोगे तो सघन भी है विरल भी है। किसके अपेक्षा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई किसके अपेक्षा, किसका जिक्र कर रहे हो? तो हवा के अपेक्षा पानी सघन और कांच के अपेक्षा पानी विरल। तो एक ही माध्यम बच्चों सघन भी हो सकता है विरल भी हो सकता है। ठीक है, चलो नोट करो। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, हमने देखा कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा और सघन माध्यम से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ओ ठीक है, हाँ। तो बच्चों पहले देख लेते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। चलो हमारे पास बच्चों ये विरल माध्यम है, ऊपर मान लिए कि ऊपर हमारा हवा है और नीचे हमारा बच्चों मान लिए पानी है। तो ऊपर हमारा हो गया विरल माध्यम, नीचे हमारा हो गया सघन माध्यम। चलो ये हमारा जल है और जल हो गया हमारा सघन माध्यम। तब बच्चा याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना,
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। पहला आंसर, ठीक है। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जाएगा तो किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। अब पूछोगे कि भाई अभिलंब क्या है, जस्ट थोड़ा सा देख के बाद हम बता देते हैं, ठीक है। चलो, हालांकि इस टॉपिक को हमें बाद में पढ़ाना चाहिए था, अभिलंब की जानकारी देने के बाद। हो गया पहले तो एडजस्ट कर लो, प्रॉब्लम क्या है। चलो ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण बच्चों, ये हमारा प्रकाश की किरण है जो कि हवा में है। हवा से बच्चों प्रवेश किया कहाँ? पानी में। तो इस किरण को क्या सीधे जाना चाहिए था बच्चा? सीधे नहीं जाएगा बच्चों। ये जो किरण जिस बिंदु पर आया है ना, यहाँ पर एक अगर हम सीधी रेखा खींच दें बच्चों, तो इसी रेखा को ना हम अभिलंब कहते हैं। बस अभिलंब के बारे में यही याद रखना, किस पर एक लंब डाल दे उसको अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जो सीधे जाना चाहिए था इसको, ये सीधे नहीं गया बल्कि अपने मार्ग से मुड़ गया। तो किधर मुड़ेगा? विरल से सघन में जाएगा तो अभी क्या बताए, किधर मुड़ेगा? अभिलंब की तरफ। तो बच्चों ये अभिलंब की तरफ इस तरह से मुड़ जाता है। अब देखो, जाना था ये सीधे, यस, लेकिन नहीं गया, अभिलंब की तरफ मुड़ा। ये हमारा अभिलंब है, देखो अभिलंब की तरफ आया, अभिलंब अलावा के निकट आ रहा है, यस। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सीधे जाना था लेकिन सीधे ना गए, हमारा अभिलंब था, अभिलंब की तरफ हमें मुड़ता प्रतीत हो रहा है, ठीक। चलो दूसरा, क्या होता है जब प्रकाश की किरण बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा? इस बार हमारा ऊपर बच्चों सघन माध्यम हो जाएगा। तो ऊपर मान लिया हमारा पानी है और नीचे हमारा बच्चों हवा है, यानी विरल माध्यम। देख लो, ठीक। ऊपर हमारा पानी है बच्चों, ऊपर भी मिटा देते हैं। चलो, ये हमारा पानी है। तो सबसे पहले क्या होगा जब प्रकाश की किरण बच्चा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, प्रवेश करेगा? तो सबसे पहले आंसर इस पर बच्चों, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो कैसे, ये हमारा सघन है, ये विरल है, और ए प्रकाश की किरण बच्चों आया, तो यहां पर हमारा अभिलंब हुआ। जिस बिंदु पर टकराता है ना उसे अपतन बिंदु कहते हैं, इस पे गुलाम डाल देते अभिलंब हो गया। तो बच्चों इसको ना ये सीधे जाना चाहता है इस डायरेक्शन में कि भाई सीधे जाओ, लेकिन इस बार क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन बच्चों वो इस तरह से मुड़ जाएगा। अब देखो, जा रहा था, जाने का पाथ इसका ये हुआ, जबकि वास्तव में ऐसे ना जाके इधर मुड़ गया। अब देखो अभिलंब से दूर हट रहा है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक। नोट कर लो, चलो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, क्या होगा जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ेगा? जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ेगा, ठीक है, पढ़ो। हाँ, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ेगा बच्चों, ये जो सतह है ना वो वह सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। मतलब इसके पहले जो है वो मान लेते हैं हवा है, इसके बाद है जो पानी है। तो ये वह सतह है जहां से पानी और हवा आपस में सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ेगा सीधे, तो बच्चों वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा इस तरह से। मान लेते हैं कि नीचे हमारा पानी है ए, और इस तरह से लंबवत पड़ा 90 डिग्री पे,
तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से लंबवत पड़ेगा ना बच्चों, एकदम सीधे, या देखो ये माध्यम दोनों सतह को अलग कर रहा है, तो इस सतह पर जब लंबवत पड़ेगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, तो इसका विचलन नहीं होगा, इस पर सीधे निकल जाएगा, सीधे ऊपर से आया बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर लेते हैं। इसमें कुछ पदों को बच्चों जानना जरूरी है, जैसा कि हमने अभी अभिलाम का जिक्र किया था। तो आओ बताते हैं कि अभिलाम क्या होता है और अपवर्तन बिंदु क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, कहने का मतलब है बच्चा कि जब तक प्रकाश के, अगर आप अपवर्तन के बारे में टोटल व्याख्या जानना चाहते हो तो यहाँ 5 टर्म है, 5 पद है जिसके बारे में जानना अनिवार्य है। उन पदों के बिना आप प्रकाश के अपवर्तन को आप व्याख्या नहीं कर पाओगे। कौन कौन से वो पद है? पहला बच्चों हमारा है आपतित किरण। ये क्या होता है बच्चों? किसी एक माध्यम में आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, या आप यूं कहें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, विचलन होता है। तो वो जब तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं गया है, मतलब एक ही माध्यम में, तो वो किरण आपतित किरण होता है। या सीधा प्रकाश स्रोत से निकल कर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिगर बनाते जरूर जाएंगे बच्चों। चलो ये माध्यम एक मान लेते हैं, माध्यम 2, हवा पानी अपना मानेंगे, 1 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो जब प्रकाश की किरण बच्चों ए है हमारा, तो जब तक ये हवा में है ना बच्चों, या कोई भी माध्यम 1 में है, तो इसी का नाम है आपतित किरण। तो इसको जिस तरह से आप परिभाषित कर लो कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और इस तरह से एक किरण आएगा। हाँ, एक माध्यम 2 में जाएगा तो ये अलग बात है कि थोड़ा विचलित हो जाएगा सीधे, लेकिन विचलन होगा। हाँ, जब तक ये एक माध्यम है तो इसको आपतित किरण। दूसरा अपवर्तित किरण, ये क्या होता है? हमने देखा बच्चों कि एक माध्यम में जब तक किरण रहता है, माध्यम 1 है, माध्यम 2, तो उसका आपतित किरण कहते हैं। जब वही किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है ना, तो उसी का नाम है अपवर्तित किरण। देख लो, ये हमारा आपतित किरण क्या, जब तक ये आपको माध्यम 1 में है तब। ठीक, और बच्चों जैसे ही ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करा, तो इस किरण को ना जो सीधे जाना चाहिए था वो सीधे तो नहीं जाएगा, हम जानते हैं कि थोड़ा मुड़ेगा। ये हमारा विलंब है जिसके बारे में अभी जिक्र करने वाले हैं। तो इस तरह से ये मुड़ गया, तो ये जो किरण मुड़ा ना बच्चों, तो अब इस किरण को जब एक माध्यम में था, माध्यम 1 में, तो इसको आपतित किरण कहा जा रहा था। जब ये माध्यम 2 में आया बच्चों, मुड़ा, तो इस मुड़ने वाली किरण को ही हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अब देखो ना, आपतित किरण अपवर्तित किरण एक ही है। हाँ, एक ही है। जब माध्यम 1 में था नहीं मुड़ा था, आपतित किरण। जब माध्यम 2 में गया, मुड़ गया, मुड़ के जब माध्यम 2 में सीधी रेखा में जा रहा है, तो एग्जैक्टली उसी किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? एक ही तो है, आपतित किरण अपवर्तित किरण। ये माध्यम 1 की बात है, माध्यम 2 की बात है। यस, चलो अब बच्चों तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मेरे बच्चा आपतन बिंदु। देखो, ये हमारा माध्यम 1, ये हमारा माध्यम 2, और ये कोई आपतित किरण बच्चों आया, तो आपतित किरण जिस बिंदु से 2 माध्यमों को, ये सतह है, ये वो सतह है जो 2 माध्यम को अलग कर रहा है, यहाँ से माध्यम 1, वहां से माध्यम 2, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है, ये हमारा आपतित किरण है। देखो, जिस बिंदु पर टकराएगा, यस, इस बिंदु पर टकराया, तो इस बिंदु को बच्चों हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट आपतन बिंदु क्या हुआ? ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराएगा, कौन सतह? जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है, उस बिंदु को जिस पे टकराया, आया सब यहाँ पे टकराया, इसको कहेंगे आपतन बिंदु, है ना। चलो अभिलंब, 2-3 बार इसका जिक्र हो चुका है बच्चों। ये जो आपतन बिंदु है ना, इस पर एक हम लंब डाल दे, सीधा सीधा एक रेखा खींच दे, जो कि
दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह के साथ अगर 90 डिग्री बनाए तो इस लंब को ही ना हम अभिलंब कहते हैं। खुश। आपतित किरण जहां पे टकराए जिस बिंदु पर, या टकराए यहाँ पे, इस पर हम लंब खींचे तो ये जो बना बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक। अब टोटल बच्चों जैसे ही हम अभिलंब डाल देते हैं आपतन बिंदु पे तो वहां पर दो कोण का निर्माण हो जाता है। फर्स्ट वन तो हो जाता है हमारा आपतन कोण, और दूसरा सेकंड वन जो है बच्चों वो हो जाता है अपवर्तन कोण। अब इन पांचों का फिगर बनाने से दोनों आप आसानी से समझ पाओगे। देखो क्या होता है, ए माध्यम 1, ए माध्यम 2, ठीक है, और ये कोई प्रकाश की किरण आया तो बच्चों ये तो हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया जिस बिंदु पर टकराया अभी बताए, ये बिंदु हमारा हो गया आपतन बिंदु। इस पे जो हम लंब डाले बच्चों इसे कहेंगे क्या, अभिलंब। और ये प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में गया इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अब देखो ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, कोण देखो सबसे पहले, ये हमारा अभिलंब और ये हमारा आपतित किरण, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है बच्चों उसको हम आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। यही कोण हमारा हो गया आपतन कोण। देखो किसके किसके बीच बना हुआ, अभिलंब और आपतित किरण। और ये जो किरण देख रहे हो बच्चों ये है अभिलंब, देखना ये हमारा हो गया अभिलंब और ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है बच्चों इस कोण को हम और यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये था ये सभी पदों का व्याख्या। एक बार देख लो शॉर्ट में, एक किरण आ रही है एक माध्यम में आपतित किरण, इस बिंदु पे टकराया आपतन बिंदु, इस पे लंब डाल दिए अभिलंब। ये जो आपतित किरण है दूसरे किरण में दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसी का नाम हो गया अपवर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण आपतन कोण और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखो ये हमारे पास बच्चों कोई पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, और उसके बाद ये पुनः पहला माध्यम हो जाता है। मान लो ऊपर हवा है और हवा के बीच में ही कोई कांच रखा हुआ है, अब पुनः नीचे हवा है। ठीक है, तो हवा कांच हवा, थोड़ा लिख देते हैं। माध्यम 1 को हम यहाँ हवा कर रहे हैं, माध्यम 2 को कांच कह रहे हैं और माध्यम 1 को पुनः हवा कह रहे हैं, हवा कांच हवा। तो हम पूरा व्याख्या देखना चाहते हैं कि हवा से कांच में जाएगा फिर कांच से हवा में क्या होगा। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण अभी पढ़े कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हवा और कांच में तो हो गया विरल माध्यम, तो ये विरल माध्यम से प्रकाश इस तरह से गया, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, इस पे लंब डाले अभिलंब और ये इस तरह से मुड़ गया बच्चों, है ना। उसके बाद तो इस किरण को ना बच्चों हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और ये जो किरण था जब वो पहले माध्यम में था तो उसको कहा जाता था आपतित किरण। अब बच्चों हमने एक तो समझा कि हवा से प्रकाश में जाएगा तो मुड़ा, कांच में गया तो, अब कांच से हवा में जाएगा तो फिर से मुड़ेगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। तो फिर से यहाँ बच्चों कांच से फिर हवा में जाएगा। तो इस बार देखो जब हवा से कांच में आया मतलब बच्चा विरल से सघन में आया तो देखो अभिलंब की तरफ, इसका ओरिजिनल पथ ये था लेकिन ओरिजिनल पथ में न जाके देखो अभिलंब की तरफ मुड़ा, इधर मुड़ा। अब जब कांच से हवा में जाएगा सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तब पुनः एक यहाँ अभिलंब डाले। तो यहाँ पर कैसे अभिलंब डालेंगे बच्चों, आप ऊपर के चीज को ना देखो, यहाँ से देखो, तो ये जो अपवर्तित किरण है बच्चों इसके लिए अपवर्तित किरण वो हो जाएगा आपतित किरण। माध्यम 2 के लिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर बैठा होता उसको हवा नहीं दिख रहा है, केवल कांच दिख रहा है, ऊपर माध्यम नहीं दिख, तो उसको लगता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपतित किरण हो जाता।
तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर अगर हम लाम डाल दे बच्चों तो इसको अभिलाम कहते हैं। तो यहाँ पर लाम थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अभिलाम 90 डिग्री वाला अभिलाम। और ये बच्चों प्रकाश की किरण देखो, इसका ओरिजिनल पथ प्रकाश की किरण को ये था, ऐसे जाना चाहिए था, इसको यहाँ ना जाके ये अभिलाम से थोड़ा दूर हट जाएगा, ऐसे चला गया, ठीक है। अब बच्चों आपतित किरण को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये देखो आपतित किरण का ओरिजिनल पथ को हम दिखा रहे हैं, आपतित किरण का ये ओरिजिनल पथ, ठीक है। और ये जो आप बच्चों, हाँ, आपतित किरण अपवर्तित किरण। अब एक बार पुनः जब प्रकाश के किरणों का फिर से विचरण हुआ ना, मतलब माध्यम 2 से जब माध्यम 1 में फिर गया, हवा में गया फिर से, तो बच्चों अब इस किरण का नाम बदल जाता है। अब इस किरण का नाम हो जाता है बच्चों निर्गत किरण। तो वो तीनों एक ही किरण है। माध्यम 1 में था आपतित किरण, 2 में वही किरण गया अपवर्तित किरण, एक बार फिर से उसका विचरण हो जाए, मतलब माध्यम फिर से तीसरा में जाए या फर्स्ट में जाए, तो वही किरण निर्गत किरण कहलाता है। यदि हम निर्गत किरण को बच्चों पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे, देखो ऐसे बढ़ा रहे हैं। और बच्चों आपतित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाएं, ये हमारा आपतित किरण है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हो जाता है। ये हमारा हो जाता है आपतित किरण, और ये बच्चों ये हमारा हो जाता है निर्गत किरण, दोनों समांतर मिलता है। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तब। तो आपतित किरण और निर्गत किरण का ये जो बीच का दूरी है ना बच्चों, इस दूरी को ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और इसको डी से सूचित किया जाता है। और यही हमारा है पार्श्विक, यहाँ लिख देते, लिखा हुआ है पार्श्विक विस्थापन। चित्र में देख लो, ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हमारा हो गया निर्गत किरण। तो इनके बीच का जो लंबवत दूरी हमेशा लंब ही होगा, क्योंकि दोनों रेखा समानांतर है, समानांतर ही है। नहीं लग रहा है, हाथ खराब था इसीलिए नहीं लग रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो है बच्चा, यही हमारा है पार्श्विक विस्थापन डी, ठीक है। हाँ, कहीं भी दूरी लेना, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, सब दूरी बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखा पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद थोड़ा। चलिए बच्चों, एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। कहा जाता है बच्चों कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। बच्चों मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता है। तो बच्चों आओ एपिसोड नंबर 2, इस इंटरव्यू में हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक, साथ में स्नेल का नियम, ठीक। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसा कि एपिसोड 1 में देखें, एक माध्यम है ये दूसरा माध्यम है, तो प्रकाश की किरण बच्चों इस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इससे तो सीधी रेखा को पालन करना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण एक घटनाक्रम इस तरह से मुड़ जाता है ना। ये हमारा अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण मुड़ा। अब इसी तरह से यहाँ मान लेते हैं, पहले परिभाषा तो कर देते हैं अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, तो कितना मुड़ता है। एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में गया तो उसके पास मुड़ने की जो क्षमता है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है कि कितना मुड़ रहा है, उस मुड़ने की क्षमता को है ना बच्चों हम अपवर्तनांक कहते हैं। आओ इस स्टेटमेंट को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिर से बोल रहे हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कितना मुड़ता है, कितना मुड़ने की क्षमता है, उस एबिलिटी को, उस पावर को। अब ऊपर वाला बच्चों माध्यम 1 है, नीचे माध्यम 2, ए प्रकाश की किरण आया, ठीक है, और ए हमारा अभिलंब हो गया, और इसे इस डायरेक्शन में इस तरह से जाना था लेकिन मुड़ा, और इस तरह से मुड़ा बच्चों, ए ऐसे मुड़ा, ठीक है। दूसरा
हमारा ये माध्यम 3 है और ये हमारा माध्यम 4 है, ठीक है। और इस तरह से कोई प्रकाश की किरण आता है और ये हमारा हो गया विलंब। इसे बच्चों इस तरह से सीधी रेखा में जाना था, लेकिन न जाके इस तरह से मुड़ा। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो बच्चों कि इसमें प्रकाश की किरण जो मुड़ा है अभिलंब के ज्यादा करीब आ गया है, बहुत ज्यादा अभिलंब की तरफ आ रहा है। ये हमारा अभिलंब हुआ और ये देखो इसमें प्रकाश की किरण बच्चों मुड़ा तो है परंतु अभिलंब की तरफ कम मुड़ा है। ये देखो अभिलंब से कितना दूर पे है, तो इसमें अभिलंब का दूरी बहुत कम है, मतलब अभिलंब के एकदम करीब आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ा है। देखो प्रकाश की किरण ये एकदम सीधे जाना था ना, यस, और ये मुड़ा। देखो इसमें कितना मुड़ा, करीब करीब इतना मुड़ा, और इसमें प्रकाश की किरण देखो कितना मुड़ा, इतना ही तो मुड़ा, बस इतना सा मुड़ा, समझ रहे हो ना। तो इसमें मुड़ने का प्रकाश की किरण का पावर ज्यादा है, यस, इतना पावर से मुड़ा एकदम अभिलंब के करीब आ गया। ऐसे बच्चों अभिलंब से देखो कितना दूर है, तो इसमें प्रकाश की किरणों का मुड़ने की क्षमता कम है, इसमें क्षमता ज्यादा है। तो ये जो क्षमता है ना कि जो पावर है उसी को बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लोग अपवर्तनांक को इस तरह से परिभाषित करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमारा अपवर्तनांक है वो m से सूचित होता है और इस तरह से परिभाषित होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, यानी बच्चा हवा में प्रकाश की चाल, हवा यानी शून्य, इसे निर्वात भी कह सकते हो। और निर्वात में और शून्य में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है। निर्वात शून्य तो एक ही है, हवा में लगभग प्रकाश की चाल बराबर होता है, लगभग। निर्वात और शून्य में ज्यादा होता है, तो लगभग मान लेते। तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, और बच्चों इसको अनुपात पढ़ते हैं, तो हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बच्चों हम अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर मान लेते बच्चों कि हवा में प्रकाश की चाल c है, c हो गया हमारा हवा में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम प्रकाश की चाल cm मान लेते हैं। m किसी भी माध्यम, उस माध्यम से मेरा मीनिंग है बच्चों उस माध्यम से कि जिस माध्यम का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है n बराबर c/c। जैसे हमारे पास एक माध्यम है, माध्यम 1, इस माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित करना चाहते हैं कि माध्यम 1 के अपवर्तनांक, चलो कोई हमारे पास देख लो, ये हमारे पास कोई माध्यम है, इसको माध्यम 1 कह रहे हैं, तो माध्यम 1 के अपवर्तनांक की हम परिभाषा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर पहले n लिखेंगे, साथ में यहाँ पर 1 लिख देंगे, और 1 लिखने से मेरा मीनिंग होता है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, n मतलब अपवर्तनांक और 1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक किस तरह से परिभाषित होगा, हवा में प्रकाश की चाल c, हवा वाला एकदम फिक्स रहेगा, तो कांस्टेंट है कि हवा में प्रकाश की चाल तो फिक्स है, ये 3 लाख। अब बट्टा cm मतलब उस माध्यम प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम माध्यम 1 में प्रकाश, माध्यम 1 है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, बस समझ लो। जैसे हमको बोला कि आप मान लो कि हमारे पास ये डायमंड है, वाह क्या हीरा, बनाने नहीं आता इसलिए वाह बोले, ठीक है। चलो ये हमारे पास हीरा है, तो हीरा क्या अपवर्तनांक की हमसे कोई परिभाषित करना चाहता है कि हीरा क्या अपवर्तनांक किस तरह से परिभाषित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे m, साथ में लिख देंगे हीरा, क्या हम हीरा के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल ये तो रहेगा ही रहेगा c, उस माध्यम प्रकाश की चाल, उस माध्यम मतलब आप किसका जिक्र कर रहे हैं, तो हम माध्यम यहाँ हीरा की बात कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा c मतलब प्रकाश की चाल, किसमें प्रकाश की चाल सर, हीरा में प्रकाश की चाल, ठीक। चलो अब इसमें हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपने देखा बच्चा कि हमारे पास n बराबर c/cm होता है, जहां c क्या है, c है हवा में प्रकाश की चाल, और हवा में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक जीरो और देना नहीं चाहिए था हमको, चलो दे दिए, है ना। cm क्या है, माध्यम प्रकाश की चाल, उस माध्यम में, उस माध्यम मतलब समझो जिसकी रिक्वायरमेंट है। चलो तो कहता है बच्चों पानी का अपवर्तनांक आप लोग बताओ, पानी का अपवर्तनांक। तो एपिसोड 1 को देखो, हमने क्या बताया, पानी का अपवर्तनांक हमें पूछ रहा है, तो पहले अपवर्तनांक चाहिए, n हो गया, किसका चाहिए, पानी का। किस तरह से निकलेगा, हवा में प्रकाश की चाल, और बच्चों उस माध्यम में मतलब
किसका निकाल रहे हैं? पानी का। तो पानी में प्रकाश की चाल, तो एपिसोड 1 से अब पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है बताए। हवा में प्रकाश की चाल हमें तो फिक्स है 3,0,0,0। सी पानी एपिसोड फर्स्ट अभी बताएं कितना होता है पानी प्रकाश की चाल। पानी प्रकाश की चाल होता है 2,25। अब काट लो, ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया 225, हल कर लेना। 1.33 आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करो। चलो, तो ये हवा का अपवर्तनांक हो गया। अब हम बच्चों हमसे पूछा है कि आप कांच का अपवर्तनांक बताओ। ज्ञात करें। चलो निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां सबसे पहले लिखेंगे अपवर्तनांक। किस माध्यम के निकाल रहे हैं बच्चों? तो कांच का। किस तरह से डिफाइंड होगा? हवा में प्रकाश की चाल, सुनने वाला तो फिक्स है, साथ ही में कांच में प्रकाश की चाल। चलो, तो हवा में प्रकाश की चाल 3,0,0,0,0, 3 लाख। कांच में प्रकाश की चाल एपिसोड नंबर फर्स्ट। इस तरह से अगर काट दे बच्चों तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। अच्छा, अपवर्तनांक की अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? सी क्या है? शून्य में प्रकाश की चाल यानी किलोमीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बच्चों इतना किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब मात्रकहीन है, कोई मात्रक नहीं। यस, चलो अपने साथी हो गया ना। देखिए बच्चों, थोड़ा सिस्टम का इंटरनल प्रॉब्लम के कारण मोबाइल को नीचे उतारना पड़ा था, ठीक है। सो चलो लेट स्टार्ट। और दूसरा हमें वीडियो एडिटिंग करने नहीं आता, ठीक है ना, सो मैनेज कर लेना। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। हमने भी अपवर्तनांक देखा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने अभी कांच का निकाला पहले अपवर्तनांक, देख लो। तो कांच का अपवर्तनांक आया 1.5। पानी का कितना आया? 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ऐसा हमने देखा है ना। तो ये जो कांच का अपवर्तनांक 1.5 हम लोग निकाले ना, वो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसी तरह से जो आपने पानी का अपवर्तनांक निकाला 1.33, ये पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एग्जैक्टली कांच का अपवर्तनांक कितना है और वास्तव में पानी का अपवर्तनांक कितना है। अगर जैसे हम हवा के अपवर्तनांक की बात करें तो हवा के अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाता है? शून्य में प्रकाश की चाल, अब आटा हवा में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर, तो आ जाता है 1। तो ये जो 1 आया वो हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक आया। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक आता है ना, उसको हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम कहते हैं बच्चों अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखो, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास 2 माध्यम है, ए माध्यम 1 है और ए माध्यम 2 है। तो इस माध्यम के अपवर्तनांक को हम n कह रहे हैं, तो चूंकि माध्यम 1 की बात है तो हम यहाँ n1 कहना होगा। n1 मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक। इसी तरह से माध्यम ए हमारा 2 हुआ, तो माध्यम 2 के अपवर्तनांक को हम n2 कहेंगे, है ना। n1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक, n2 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो n1 जो है ना वो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, कहलाता है। और इसी तरह से n2 जो हमारा है वो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक। अगर हमें जानना चाहे कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपेक्षा कितना गुना है,
या माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपेक्षा कितना गुना है। हम अपेक्षी का अपवर्तनांक जानना चाहते हैं रिलेट करके कि इसका इसके अपेक्षा कितना, इसका इसका अपेक्षा कितना है ना। तो बच्चों अपेक्षिक अपवर्तनांक किस तरह से डिफाइंड है। अपेक्षिक अपवर्तनांक को सबसे पहले तो हम किस माध्यम का अपवर्तनांक किसके अपेक्षा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के अपेक्षा निकाल रहे हैं, तो इसको इस तरह से सूचित किया जाएगा n21। इसका मतलब बच्चों माध्यम 2 का n मतलब अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा। उसी तरह से n12 का क्या मतलब हुआ, इसका हुआ माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा। तो बच्चों माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा इस तरह से डिफाइंड है, 2 का निकालना है ना 1 की अपेक्षा, जो निकट में रहेगा उसका, जो दूर में रहेगा उसकी अपेक्षा। तो वो इस तरह से डिफाइंड है, 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा, ऊपर माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक। सबसे पहले तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात, इस माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात निकाल देंगे। देखो n2 इस माध्यम का अपवर्तनांक, n1 एक माध्यम का अपवर्तनांक, और a जो है बच्चों इसको हम अनुपात पढ़ते हैं। तो दो माध्यमों का जो अनुपात है ना उसी को हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब n21 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा, तो जिसका हमें चाहिए 2 का उसको ऊपर रखना, जिसके अपेक्षा चाहिए उसको नीचे रखना। उसी तरह से नीचे देख लो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 की अपेक्षा, तो ये डिफाइंड हो जाएगा माध्यम किसका चाहिए 1 का 2 की अपेक्षा, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जैसे माध्यम कांच का अपवर्तनांक हम जानना चाहते हैं पानी की अपेक्षा, तो ये किस तरह से डिफाइंड होगा। आप किसका अपवर्तनांक जानना चाहते हैं, कांच का जो निकट वाला है, तो हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बटा किसके अपेक्षा पानी के। तो बच्चों पानी का अपवर्तनांक, तो ये जो कांच का अपवर्तनांक से मेरा मतलब है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो एक्चुअली आपने पढ़ा। जैसे कांच का आपने कितना पढ़ा 1.5 और पानी का कितना पढ़ा 1.3, लगभग मान लो 1.33 होता है ना। तो ये हो गया कांच का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा। अब इससे पता चलेगा कि कांच का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा कितना गुना है, समझे कि नहीं। इसको काट के देख लेना। चलो अब बच्चों इसको हम प्रकाश के टर्म में व्यक्त करना चाहते हैं कि प्रकाश के पदों में इसे कैसे बोलेंगे। हमें मान लिए कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल c1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c2 है। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग है, तो इसमें मान लिया कि प्रकाश की चाल c1 है, इसमें प्रकाश की चाल c2 है। तो हम n1 निकालना चाहते हैं। n1 मतलब क्या, माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा बच्चों, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसी तरह से बच्चों हम n2 निकालना चाहते हैं। n2 का मीनिंग हुआ माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बच्चों किस तरह से डिफाइंड होगा, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हम लोगों को मुद्दा क्या निकालना था, अपेक्षिक का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा निकाल रहे हैं। तो एक किस तरह से डिफाइंड है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 के अपवर्तनांक के रेशियो को हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा कहेंगे। तो n21 n2 यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा c बट्टा c2, n1 कितना आ जाएगा, मेन वेक्टर को हम ब्लू रंग से लिख देते हैं ना। n1 हमारे पास कितना है c बट्टा c1, इस तरह से हमारा n21 कितना आ जाएगा, ये हो गया c बट्टा c2, और बच्चों एक उलट कर c बट्टा c1 है उलट जाएगा, c1 बट्टा c हो जाएगा और आपस में गुना, c कैंसर, तो n21 बराबर आ गया बच्चा c1 बट्टा c2। अब देखो ना n21 प्रकाश के संदर्भ में क्या आया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा कहेंगे, जबकि अपवर्तनांक के टर्म में कैसे था,
मध्यम दो का अपवर्तनांक मध्यम एक की अपेक्षा, मतलब मध्यम दो के अपवर्तनांक और मध्यम एक के अपवर्तनांक के अनुपात को मध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा कर रहे थे। इसको बच्चों हम समीकरण एक कह के आगे बढ़ रहे हैं। इसको सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने से पहले इसे तो हमें लिखना होगा। चलो यहाँ लिख देते हैं n1 बराबर c बट्टा c1 और n2 बराबर c बट्टा c2। इस चीज को यहां से यहां लिख दिए। अब बच्चों हम माध्यम एक का अपवर्तनांक दो की अपेक्षा निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा माध्यम एक का अपवर्तनांक और माध्यम दो के अपवर्तनांक के रेशियो को हम n1 कहेंगे। n1 क्या हुआ माध्यम एक का अपवर्तनांक, n1 को हम यहां लिख सकते हैं बच्चों c/c1 बट्टा में n2 c/c2। इस तरह से n12 हमारा जो हो गया बच्चा वो हो गया c बट्टा c1 और मेन बट्टा के जो नीचे है c बट्टा c2 वो ऊपर जाके पलट जाएगा, हो जाएगा c2 बट्टा c कैंसर, n12 बराबर c2 बट्टा c1। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के अपेक्षा प्रकाश के टर्म में कैसे आया, माध्यम दो में प्रकाश की क्षण बट्टा माध्यम एक में प्रकाश की क्षण। यस, अब इसको समीकरण हम दो कह देते हैं। समीकरण एक और दो को हम मिटा रहे हैं बच्चों, मिटा दें। चलो समीकरण एक और दो को हम नहीं मिटा रहे हैं, मतलब बाकी सबको मिटा के समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम दोनों को गुणा कर देते हैं बच्चों। माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा गुणा माध्यम एक का अपवर्तनांक दो का अपेक्षा। अगर दोनों का हम गुणा करें बच्चों तो माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा है c1 बट्टा c2 और यह है c2 बट्टा c1। आप देखोगे c2 से c2 कैंसल, c1 से c1 कैंसल। इस तरह से हमारा n21 जो हो गया n21 गुना n12 बराबर एक। अगर यहां से हम निकाले बच्चों n21 माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा तो बराबर में एक बट्टा आ गया n/2। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा और माध्यम एक का अपवर्तनांक दो का अपेक्षा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, और दोनों हमको पता है कि एक संख्या दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो दोनों के गुणा करके एक आएगा। जैसे 3 है बट्टा 4 है, इसका व्युत्क्रम कितना होता है विपरीत उल्टा 4 बट्टा 3। आप दोनों के गुणा कर लो तभी तो एक आएगा। ये दोनों व्युत्क्रम है तभी दोनों के गुणा करके एक आया है। मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा बराबर एक बट्टा 1/2। चलो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो बच्चों सर्वप्रथम बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होता था उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हमने प्रकाश के पदों को व्याख्या किया था उन सभी को यहाँ काम आने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों ये हमारा हो गया आपतित किरण, और यहां से ये हमारा हो गया बच्चा अभिलंब, और ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चा, और ये हमारा हो गया आपतन कोण, और ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण, और ये हो गया आपतन बिंदु। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में जिक्र किया है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। तो पहला नियम बच्चों ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बच्चों ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम।
समझे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में। दूसरा बच्चों, दूसरा नियम जानने से पहले हमें जानना चाहिए बच्चों कि साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो साइन को हिंदी में बच्चों जया बोलते हैं, समझे? तो प्रकाश के जो अपवर्तन का दूसरा नियम है और जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश का दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या होता है? तो ये बच्चों आई क्या है? आपतन कोण। साइन आई, साइन क्या है? जया। तो आपतन कोण की जया। और बच्चों ये क्या है? अपवर्तन कोण। तो साइन आर का मतलब क्या हुआ? अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। साइन मतलब बच्चा जया। और हम इसको तो बोल ही रहे हैं कि इसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जब आप अनुपात निकालोगे तो बच्चों एक नियतांक आ जाएगा, कोई संख्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या हुआ कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की जया का अनुपात और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होना चाहिए। आपतन कोण की जया, देखो जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। और बच्चों ऐसा देखा गया कि ये जो नियतांक होता है ना वो अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात हम इसको और आगे बढ़ाएं, इसको आने को तो साइन आई बट्टा साइन आर, और ये नियतांक बच्चों अपेक्षिक का अपवर्तनांक यानी माध्यम दूर का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा का बराबर होता है। यानी साइन आई बट्टा साइन आई आर बराबर n2 बट्टा 1, जहाँ n2 1 क्या है? एक नियतांक है। पढ़ा क्या जाता है? माध्यम दूर का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा। इसको मिटाते हुए यदि कहानी को हम आगे जारी रखें बच्चों तो हम पाते हैं कि साइन आई बट्टा साइन आर n2 1 यानी माध्यम दूर का अपवर्तनांक एक की अपेक्षा। इस तरह से एक किस तरह से डिफाइंड है बच्चों? ये है माध्यम दूर का अपवर्तनांक और माध्यम एक के अपवर्तनांक का रेशियो। अब देखो ना, माध्यम दो का अपवर्तनांक अनुपात माध्यम एक का अपवर्तनांक। अब बच्चों इसको अगर क्रॉसिंग और गुना करें तो आ जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये जो रूप है बच्चों, इस रूप को स्नेल के नियम का सममित रूप कहते हैं। सममित रूप। ठीक बच्चों, तो एपिसोड 2 में इतना ही। तब तक चाय वगैरह पी लो, उसके बाद एपिसोड 3 मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी को। एपिसोड 3 में बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रिज्म पर और लेंस पर। ठीक है, तो कहते हैं बच्चों, कहा जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाथ में चलना सीखो। ठीक है बच्चों, चलो तो एपिसोड 3 में हम लोग देखेंगे प्रिज्म और लेंस। प्रिज्म बच्चों, यहाँ कोई भी चीज आपको लिखाया नहीं जाएगा बल्कि केवल समझाया जाएगा। प्रिज्म क्या होता है? किसी भी कोण पर दो समतल पृष्ठ को झुका देंगे बच्चों तो उनके बीच में जो एक माध्यम घिरेगा उस माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। देखिए हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है, देखिए ये दो समतल पृष्ठ है। ये दो समतल पृष्ठ को बच्चों इस तरह से झुका दो। अभी देखो इस कोण पे हम झुकाए हुए हैं। ठीक है, अब किसी भी कोण पे झुका दो, इस तरह से और कम कोण कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर, ज्यादा कर दिया ज्यादा कर दिया ज्यादा कर दिया। तो बच्चों इसके बीच में जो माध्यम घिर रहा है हम दिखाएंगे। देखो ऐसे बच्चों प्रिज्म में 5 पृष्ठ होता है, हम 3 पृष्ठ आपको दिखा देते हैं। तो इसके बीच में जो देख रहे हो देखो इस तरह से घिरा ना, तो इसके आर पर हम दिखाई दे रहे हैं, मेरा चेहरा दिख रहा है। हाँ, तो इसके बीच में ये जो माध्यम है ना, ये जो माध्यम दिख रहे हैं ना, ये माध्यम को हम
प्रिज्म कहते हैं। माध्यम देख रहे हो, प्रिज्म हो गया। इसमें टोटल 5 पृष्ठ प्रिज्म में, 1 2 3, ठीक है बच्चों, 2 और दिखाते हैं, एक इधर से होता है 4, एक इधर से होता है 5। तो इसके बीच में जो माध्यम घेरा बच्चों उसको कहते हैं हम प्रिज्म। प्रिज्म का फिगर देख लो, ठीक है, इसको यहां से मिला दो, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? हमने देखा बच्चों कि प्रिज्म क्या है, एक माध्यम है कि दो वो समतल पृष्ठ को जब हम घेर देते हैं तो इसके बीच में जो माध्यम घेरता है, इस माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं, जो इसके बीच में। अब बच्चों ये जो देख रहे हो माध्यम इस तरह से घिरा हुआ, देख रहे हो ना, नीचे से दिखाएंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगा। अब देख रहे हो, तो ये जो माध्यम है बच्चों, इसके अंदर का जो स्पेस है, इसमें प्रकाश की किरण किधर से आएगा? या तो इस पृष्ठ से आएगा, इस पृष्ठ से। ये तो नीचे रखा हुआ है, इसको हम आधार कहेंगे, बताएंगे अभी। तो इससे तो प्रकाश नहीं आएगा, तो इससे और इससे आएगा, तो इसको बच्चों हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब प्रिज्म के अंदर जिन फलकों से प्रकाश अंदर आता है और बाहर जाता है, देखो ये प्रिज्म और ये आधार, तो इससे आएगा प्रकाश की किरण या तो इससे, तो ये दोनों हो गया अपवर्तक पृष्ठ। अब बच्चों एक होता है प्रिज्म का कोर। तो भाई प्रिज्म का कोर क्या है? तो बच्चों दो अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर आकर मिलते हैं, ये प्रिज्म, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ, देखो इस तरह से दोनों अपवर्तक पृष्ठ को हम दिखा देते हैं, ये और ये अपवर्तक पृष्ठ है। यस, ये दोनों आके जो मिल रहा है ना बच्चों, इसको, इस सरल रेखा को जहां पे दोनों आके मिल रहा है, देखो ये जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है, इसको हम प्रिज्म का कोर कहते हैं, जहां पे दोनों आके मिल रहा है, उसके वजह से हमारा बना अपवर्तक कोर हो गया। यस, अब होता है बच्चों प्रिज्म का आधार। कि प्रिज्म का आधार क्या होता है? तो आपने देखा कि ये हमारा प्रिज्म है और ये जहां पे मिल रहा है ये अपवर्तक कोर है। तो अपवर्तक कोर बच्चों, इसके बीच में वो कोण बनता है। देखो हम पृष्ठों को अगर मिला दे बच्चों, तो इसके बीच में आप देखोगे कि कोण बन रहा है। ये जो कोण है, ये पृष्ठ इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है बच्चों, इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। आधार बताते हैं प्रिज्म का कोण। देखो प्रिज्म का कोर और कोण अलग चीज है। जिस सरल रेखा पर पृष्ठ मिल रहे हैं, इस सरल रेखा को प्रिज्म का कोर, प्रिज्म का कोण, दो गो पृष्ठ जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो झुकान है, ये जो झुकान देख रहे हो, इनके बीच में ए वाला, ए यहाँ से ए वाला, इस झुकान को यहाँ से, इस झुकान को बच्चों हम कोण कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब क्या होता है प्रिज्म का आधार? तो प्रिज्म के कोण के सामने का जो पृष्ठ होता है बच्चों, से प्रिज्म का आधार कहते हैं। देख लो, प्रिज्म का कोण और इसके दोनों पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण, और इसके नीचे जो का जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहेंगे। देखो तो ये कौन सा पृष्ठ है? कोण, ये कोण के सामने वाला पृष्ठ। तो प्रिज्म के कोण के सामने वाला जो पृष्ठ है, इसी को हम प्रिज्म का आधार कहेंगे। यस, चलिए, तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रिज्म का टॉपिक खत्म होता है। प्रिज्म किसी भी समतल दो पृष्ठ को मिला देने से, केवल किसी भी कोण पे झुका देंगे,